हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एसटी वन दरोगा की मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। उसी संबंध में हम जो प्रैक्टिस सेट्स हैं अलग अलग बुक के उनको भी कवर कर रहे हैं। अभी हम ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की प्रैक्टिस सेट्स की बुक जिसमें 12 प्रैक्टिस सेट है उसको कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम इसके 5 प्रैक्टिस सेट्स कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी वन दरोगा स्टडी मटेरियल के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रेगुलर क्विज देने हो तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आकर रेगुलर क्विज दे सकते हैं। वहां पर हम वन दरोगा से संबंधित और यूपी पीसीएस से संबंधित क्विज फॉर्मेट में डेली करंट अफेयर्स वगैरह से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं वो वहां पर कराते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने भारत में मैक्सिकन बोनी प्रजाति या मैक्सिकन ड्वार्फ वैरायटी इसको बोला जाता है कि गेहूं को विकसित किया। इन्हें राइट लाइवलीहुड, रमन मैग्सेसे और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है। भारत में जो जनक माना जाता है वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें या विश्व स्तर पर बात करें तो नॉर्मन बोरलो, आपने नाम सभी ने सुना होगा, नॉर्मन बोरलो, इनको हरित क्रांति का जनक ग्लोबल लेवल पर माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जा चुका है कि किसके द्वारा इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी याद रखिएगा, फादर ऑफ इकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं या फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी नहीं कह रहा हूं, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी तो यूएनईपी। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम है उन्होंने इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी बोला है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर बात करें फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की तो वो माना जाता है आर मिश्रा या रामदेव मिश्रा जी को, ये भी याद रखिएगा। दूसरा, वर्तमान जनवरी 2023 तक कुल राष्ट्रीय उद्यानों या नेशनल पार्क की संख्या आपकी कितनी हो गई है? आप सभी को पता है नेशनल पार्क हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत डिक्लेयर किए जाते हैं और अभी टोटल जो संख्या है वो है 106। हाईएस्ट कहां पर है? मध्य प्रदेश में आपकी 11। तीसरा, सामाजिक वानिकी को वित्तीय मदद किस संस्थान या बैंक से प्राप्त होती है? सामाजिक वानिकी मतलब आपका सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री में आपको बता चुका हूं। सबसे पहले जो टर्म यूज किया गया था नेशनल एग्रीकल्चर कमीशन या राष्ट्रीय कृषि आयोग की एक रिपोर्ट आई थी 1976 में, सबसे पहले ये टर्म यूज किया गया है। तो इसको जो वित्तीय सहायता मिलती है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, वो वर्ल्ड बैंक से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी। 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। इसमें भारत की तरफ से श्रीमती इंदिरा गांधी जी शामिल हुई थी, ऑप्शन सी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण की प्रक्रिया मुख्यतः ऊष्मागतिकी के किस नियम पर आधारित होती है? तो ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के दो स्टेटमेंट है। बेसिकली देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एंट्रोपी की परिकल्पना को देता है और ये बताता है कि जब आप एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है, इस पर यह संबंधित है। तो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। विभिन्न ऊर्जा स्तरों से होकर ऊर्जा प्रवाह में जितनी ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर को उपलब्ध होती है उसे क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है बेसिकली आपका पारिस्थितिकी कुशलता, ऑप्शन डी। यूएनईपी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब की गई थी? तो जो 1972 का आपका स्टॉकहोम सम्मेलन है उसी के दौरान इसकी स्थापना की गई है, यानी 1972 में। मैंने आपको बताया यूएनईपी देखिए काफी इंपॉर्टेंट संस्था है, वन दरोगा का पेपर है, इससे संबंधित रिपोर्ट्स भी मैं लगातार क्विज के फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूं। तो प्लीज आप क्विज जरूर सॉल्व कीजिए, वो आपकी तैयारी को काफी अच्छा करेंगे। भारत में कार्बन टैक्स कब से लागू हुआ? तो भारत में अगर कार्बन टैक्स की बात करें तो 1 जुलाई सन 2000 से ये लागू भारत में हुआ था। 2020 माफ कीजिएगा, 2020 से, ऑप्शन सी। 10वां देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो ओजोन द्वारा कौन सा आपका विकिरण अवशोषित किया जाएगा? ये अल्ट्रावायलेट रेस को या पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, ऑप्शन सी। जो अगर सीधे वरना हमारी पृथ्वी पर अगर आ जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हैं उसको ये क्रिएट करती हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवस्थित है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपका देहरादून में अवस्थित है, ऑप्शन डी।
भारत में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट की अगर बात करें अमूर्त विरासत तो संख्या है टोटल 14, ऑप्शन सी। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है? यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट किरणों से। सेम ही क्वेश्चन है 10वें जैसा। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? एक बार ये यूपीएससी में भी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा गया है बिनसर, तो बिनसर आपके उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन ए। 15वां आपसे प्रोग्राम पूछे और एक तरफ ईयर दिए हैं, सतत विकास वर्ष 2002, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय दशक या डिजर्टिफिकेशन का दशक आपका 2011 से 2020, जैव विविधता का दशक 2011 से 2020, विश्व पर्यावरण स्वच्छता दिवस आपका 2009। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो अगर बात करें विश्व पर्यावरण स्वच्छता दिवस की तो ये 2008 में घोषित किया गया था, ना कि 2009 में, तो ये आपका गलत है, 2008 इसका सही उत्तर होगा। अब बात करें अगर 2021 से 2030 वाला जो अभी चल रहा है ये दशक, इस दशक को बनाया गया है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है, यानी पारितंत्र का एक तरह से रिस्टोरेशन करना, उसको ठीक करना। ये दशक 2021 से 2030 तक मनाया जा रहा है। 16वां वायुमंडल का तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन दर में वृद्धि होती है, वाष्पोत्सर्जन दर की दर कम हो जाती है, वाष्पोत्सर्जन स्थिरांक बिंदु पर चला जाता है, वाष्पोत्सर्जन की गति सामान्य हो जाती है। तो इसमें सबको पता है, देखिए जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए। यूपी वृक्षारोपण महाकुंभ योजना में कितने करोड़ पौधे लगाने की बात की गई है? ये हम ज्ञान मुद्रा की जो मैंने बुक्स के 2 पार्ट बनाए हैं, ठीक है, जिसमें जो उनकी थ्योरी वाली बुक है उसमें भी पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको मैंने सिर्फ 2 पार्ट में पूरे 500 से ज्यादा क्वेश्चन आपके कवर किए हैं। तो इसमें जो टोटल हमारा प्लांटेशन का टारगेट है वो है 22 करोड़ पौधे लगाना, ऑप्शन बी। वृक्ष पुरुष की संज्ञा किसको दी जाती है? तो वृक्ष पुरुष की जो संज्ञा आपकी दी जाएगी इसमें से सुंदरलाल बहुगुणा को दी जाती है, जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित है। निरंतर लंबे समय तक अवनालिका अपवर्तन से प्रभावित क्षेत्र निम्न में से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? तो ये बेसिकली रेवाइंस या बीहड़ में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑप्शन बी। तो 19वें का क्या होगा? ऑप्शन बी। 20वें की अगर बात करें, निम्न पर विचार करें पारिस्थितिकी तंत्र पर। पारिस्थितिकी तंत्र की स्वयं की अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल ठीक है। हरे पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं। यह एक कार्यशील इकाई है या एक वर्किंग यूनिट है, बिल्कुल ठीक। यह एक बंद तंत्र है, बिल्कुल गलत, मैंने आपको बताया था ये एक ओपन सिस्टम होता है या एक खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा का इनपुट और आउटपुट लगातार चलता रहता है। तो ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। यह विविध प्रकार की ऊर्जाओं द्वारा संचालित होता है, बिल्कुल ठीक। सोलर एनर्जी है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। इसके अलावा और भी एनर्जी से ये संचालित होता है। तो इसमें कौन सा सही है? सी हटा दीजिए, सी बिल्कुल गलत है, तो ये नहीं होगा। बी तो ठीक है, ये भी तो ए, सी, ए, बी और डी इसमें सही होंगे, यानी ऑप्शन सी आपका इसमें ठीक होगा 20वें में। 21वां देखते हैं, अभ्यारण्य सेंचुरी जो राइनो के लिए या एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है, तो ये काजीरंगा जाना जाता है। रणथंभौर आपका बाघ के लिए जाना जाता है, गिर आपका एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, और आपका कॉर्बेट जो है ये भी आपका बाघ के लिए ही जाना जाता है। यह भारत का पहला नेशनल पार्क भी है, और इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में जो बनाया गया था उसके अंतर्गत आने वाला भी पहला जो पार्क है वो यही है। ये उत्तराखंड के आपके अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो कपास, मूंगफली, सरसों और मक्का। इसकी अगर बात करें तो जो सरसों है आपका ये आपकी खरीफ की फसल नहीं है, ऑप्शन डी। वन प्रमाणन किसको संदर्भित करता है? वन प्रबंधन इकाई प्रमाणन ईएमयू को, हिरासत की श्रृंखला प्रमाणन या सीओसी को। तो इसमें से देखिए जो ऑप्शन सही है वो दोनों को ही ये प्रमाणित करता है। 24वां, किस राज्य ने पौधागिरी अभियान या पौधागिरी कैंपेन के अंतर्गत वृक्षारोपण महाकुंभ योजना को प्रारंभ किया है? तो किस राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने, ऑप्शन डी। 25वां देखते हैं, प्रथम बंदोबस्त किसकी अध्यक्षता में आया था? देखिए फॉरेस्ट सेटलमेंट की बात करें तो 1815-16 में, ठीक है, प्रथम वन बंदोबस्त कराया गया है जो गार्डनर की अध्यक्षता में आया था, ऑप्शन बी। 26वां, मैती आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? देखिए मैती जो शब्द है ये गढ़वाली में आपका मायके को बोला जाता है, ठीक है। तो जो मैती आंदोलन है ये आपका उत्तराखंड से संबंधित है, आपका ऑप्शन डी 26वें का। 27वां देखते हैं, टैगा वन विशिष्टता है या टैगा की जो आपका वेजिटेशन है वो हमें कहां पर देखने के लिए मिलेगा? टैगा की अगर बात करें भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बिल्कुल नहीं। टैगा जो ये टैगा और टुंड्रा है ये बहुत ठंडे इलाकों में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, टैगा और टुंड्रा दोनों।
तो अगर इसकी बात करें, ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या ऑप्शन सी, इसकी यह विशेषता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ है? अभी हाल ही में इसको एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था आपका 32वां, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन सी। 33वां कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में, जो कि तराई एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। 3 देखिए अभी हाल ही में न्यूज में रहे हैं, एक आपका अगस्त्य मलाई है, तीनों मैंने आपको बता दिया। अगस्त्य मलाई आपका तमिलनाडु में स्थित है, तो एक अगस्त्य मलाई न्यूज में रहा पिछले 1 साल में, एक लेमरू एलिफेंट रिजर्व रहा छत्तीसगढ़ में, और एक तराई एलिफेंट रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। 29वां देखते हैं, किस पौधे के पत्ते को जुकाम व खांसी के इलाज में उपयोग किया जा सकता है? तो ये जो आपका तुलसी का पौधा है, इसमें फिनोलिक एसिड्स होते हैं जो आपके इसके उपचार में हेल्प करते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें ठीक है। विश्व विरासत स्थल की कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टोटल 3 श्रेणियां होती हैं। एक होती है कल्चरल या सांस्कृतिक, एक होती है आपकी नेचुरल या प्राकृतिक, एक होती है आपकी मिक्स्ड या मिश्रित। तो ये 3 साइट्स है। भारत में टोटल 40 साइट्स हैं, ठीक है। 32 आपकी कल्चरल है, 7 आपकी मिक्स्ड है, एक आपकी मिश्रित साइट है। मिश्रित साइट आपकी कौन सी है? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, खंगचेनजोंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। ये एकमात्र मिश्रित साइट है भारत से। 31वां, संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया है, ऑप्शन डी। 26वां आपका कहां पर हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 32वां, वन दरोगा को किस धारा के तहत अधिकार है कि वह अपराधियों पर मुकदमा चला सकता है? तो धारा 156 के तहत उसको यह अधिकार दिया गया है कि वो फॉरेस्ट जो क्राइम्स है उससे संबंधित अपराधियों पर मुकदमा चला सकता है। 33वां, इनमें से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है या डिफॉरेस्टेशन का इफेक्ट कौन सा नहीं है? हिमाचल में जल स्रोतों का सूखना, जैव विविधता की हानि, नगरीकरण। देखिए नगरीकरण इसका प्रभाव नहीं है, नगरीकरण की वजह से तो ये होता है, क्योंकि जब नगरीकरण आप करते हैं तो रहने के लिए आप बस्तियां बसाते हो, जिसकी वजह से आपको जंगलों का कटान करना पड़ता है या डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। तो 33वें का होगा सी। 34वां देखते हैं, भारत में कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, ठीक है। जोत का छोटा आकार, ये भी ठीक है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, ये भी ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है या क्रॉप सर्किल या क्रॉप साइकिल का क्या महत्व है? इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है। मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, ठीक है। मृदा का कटाव कम होता है, तो तीनों ही बिल्कुल ठीक है, तो 35वें का होगा ऑप्शन डी। 36वें की बात करते हैं, भारत में श्री विल्लीपुथूर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो श्री विल्लीपुथूर टाइगर हाथी रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व आपका तमिलनाडु में स्थित है। 37वें की बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल क्या होता है या ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? तो सौर ऊर्जा या सौर विकिरण इसका ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स जो इसको चलाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय या नोडल एजेंसी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये मैं आपको बता चुका हूं, जनजातीय कार्यों का जो मंत्रालय है वो इसका देखरेख करता है, ऑप्शन डी। 38वें का ऑप्शन डी। देखिए आपसे सन भी पूछ सकता है, सन जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट भी इसको बोला जाता है या वन अधिकार अधिनियम भी सामान्य भाषा में इसको बोला जाता है। सन 2006 में ये आया है। 39वां, आजादी के बाद किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई? सबसे पहली वन नीति हमारी 1894 में आई थी, लेकिन प्रश्न में आपसे आजादी के बाद पूछ रहा है, तो आजादी के बाद सन 1952 में आई है, इसके बाद 1988 में आई है, और उसके बाद 2019 में इसका मसौदा नई वन नीति का घोषित कर दिया गया है, जो कि 1988 की वन नीति का स्थान लेगा। 40वां, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसको महाराष्ट्र में आप रेगुर के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल ठीक। इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं या प्राप्त होते हैं, तो देखिए बिल्कुल गलत है, ये बेसिकली बसाल्टिक लावा से बनती है, तो बसाल्टिक लावा में जैव तत्व जो है वो प्रचुर मात्रा में उत्पन्न नहीं होते, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। 42वां, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सन 1980 में पारित किया गया है। 1981 भी इंपॉर्टेंट है, इस साल क्या आया था? एयर पॉल्यूशन एक्ट।
ठीक है, एयर पॉल्यूशन एक्ट आपका 1981 में आया है, ये भी पूछा गया प्रश्न है इसलिए बता रहा हूँ। और यहाँ इसमें ही देखिए जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था, इसके कार्यों को इसमें डेलिनिएट किया गया है या इसके कार्यों को इसमें ठीक से बताया गया है। सीपीसीबी में देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, सीपीसीबी या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना वाटर पॉल्यूशन एक्ट के तहत की गई है 1974 में, लेकिन इसके कार्यों का जो वर्णन पूरा ठीक से किया गया है वो एयर पॉल्यूशन एक्ट में किया गया है। 43वां, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है या बायोमास अधिकतम है? तो सभी को पता है सबसे ज्यादा घने वन हमें कहां पर मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहां पर बायोमास आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन बी। उगता हुआ वृक्ष प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक है, यह किसका स्टेटमेंट है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी। निम्न में से कहां सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो भारत में सदाबहार वन 2 से 3 जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो वेस्टर्न घाट हो गया, दूसरा आपका जो नॉर्थ ईस्ट है या उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है, एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, यहाँ पर आपको ज्यादातर ये देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें से वन क्या करते हैं? ये भूमि क्षरण को रोकते हैं, भू सतही जल को या सरफेस वाटर को स्वच्छ कर भूमिगत जल या अंडरग्राउंड वाटर में भेजते हैं, जमीन की नमी को बरकरार रखते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है तीनों स्टेटमेंट, ऑप्शन डी आपका इसमें सही होगा। 43वां, पारिस्थितिकी का अन्य नाम वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास, ये किसने बोला है इसको? तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली आपका चार्ल्स एल्टन का स्टेटमेंट है। प्रथम वन बंदोबस्त कब किया गया था? मैंने आपको ऊपर बता दिया, 1815-16 में गार्डनर की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए। 49वां, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इको सेंसिटिव जोन वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। पहला ही स्टेटमेंट गलत है, इसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है कि उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना, ये भी गलत है। मैंने आपको बताया था एक परमिटेड एक्टिविटीज वहां पर होती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज होती हैं, तो 3 कैटेगरी में वहां पर डिवाइड किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कृषि को छोड़कर सभी एक्टिविटीज बंद कर दी जाए। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत है, ऑप्शन बी। 50वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है या मरीन नेशनल पार्क है? तो आपका मन्नार की खाड़ी आपका मरीन नेशनल पार्क है। एक इससे करंट में संबंधित काफी इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पर समुद्री शैवाल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, समुद्री शैवाल पार्क बनाने की घोषणा किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। पशु पक्षी और जीव जंतुओं का आश्रय स्थल क्या होता है? ये वन होते हैं। ऑप्शन बी। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो मैं आपको बता चुका था, इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं या जैव भू रासायनिक चक्र इसको बोला जाता है। ऑप्शन ए। 52वें का होगा ऑप्शन ए। 53वां, दक्षिणी ट्रैप रेगर मिट्टियां काली होती हैं क्योंकि ये बसाल्टिक लावा से मिलकर बनी होती हैं। बिल्कुल ठीक है, उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, ये हमने पहले भी देख लिया। ये लावा से उत्पन्न होती है तो इसमें ह्यूमस जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा। तो ए सही है आपका, आर गलत है। ऑप्शन क्या होगा? सी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 या वन संरक्षण अधिनियम 1972। पौधों की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? जो पौधों को सबसे अधिक वाटर मिलेगा वो कौन सी मिट्टी में इसमें से मिलेगा? तो इसमें से जो सबसे अच्छा पानी मिलेगा वो चिकनी मिट्टी में मिलेगा। ऑप्शन ए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में उल्लिखित कितनी धाराएं हैं? तो टोटल इसमें 66 आपकी धाराएं हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस कारण से वन्यजीवों के आवास क्षेत्र में कमी आ रही है? शहरीकरण देखिए सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से शहरों का जो है वो एक्सपेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से आसपास के जो वन है उनका कटाव होता है और वहां से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं भी देखने के लिए मिलती हैं। 58वां, भारतीय कृषि प्रणाली में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना ठीक है, जोत का छोटा आकार ये भी ठीक है, उत्पादन की पिछड़ी टेक्निक ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। देश का कुल वृक्ष आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? तो वर्ग किलोमीटर में इसने पूछ लिया है। तो अगर हम बात करें इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के आधार पर, तो कुल वन आवरण है वो है 95,027 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें जो सही होगा ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों व जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा था? तो इसमें से किसने भारत को सबसे इन
क्षेत्रों में क्लासिफिकेशन किया है, तो रोजन और पनवार में, ऑप्शन सी, रोजर और पनवार ने ये क्लासिफिकेशन किया था। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन संबंधित नहीं है खगोलीय सिद्धांतों से जलवायु परिवर्तन? तो सौर विकिरणित ऊर्जा बेसिकली सीधे सीधे इससे कोई संबंधित नहीं है। बाकी आप देख लीजिए, पृथ्वी की कक्ष की उत्केंद्रता, क्योंकि हमारी जो शेप है वो इलिप्टिकल है पृथ्वी की, यहाँ पर सूर्य है, बाकी सारे ग्रह उसके चार चक्कर लगाते रहते हैं, गोल नहीं है, ये इलिप्टिकल है। पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तीव्रता या झुकाव, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, आप सभी को पता होगा, ये भी इसका एक कारण है। विषुव अयन, पृथ्वी की सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति, या आपका जिसको आप अपॉजी और परीजी बोलते हो, ठीक है। ये तो तीनों ही ये सही है, लेकिन चौथा सीधे सीधे इसको कोई कारण नहीं है। 62वां, कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भी देखिए प्रश्न हम कर चुके हैं और ये रिपीटेड प्रश्न है। ये प्रोटोकॉल के संयोजन से संपुष्ट की गई थी, बिल्कुल ठीक। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना, बिल्कुल ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस को कमी करने से संबंधित है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा देखिए ये नहीं किया जाता, ये मार्केट मैकेनिज्म है, ठीक है। जब मार्केट में सप्लाई और डिमांड जैसी चलती है उसके हिसाब से ये रन करता है, इसमें यूएनईपी का कोई रोल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें गलत है। वनों से प्राप्त होने वाली गौण उपज है, तो गोंद मिलता है, शहद मिलता है और लाख, तीनों ही हमें जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जिसको आप एमएफपी बोलते हो, या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी आपकी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी आपको जो भारत में देखने के लिए मिलेगी सबसे ज्यादा, वो हमें मिलती है केरल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान या महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपकी लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी, ऑप्शन बी। भारत में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल वृक्ष वन आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो 2019 की रिपोर्ट के बारे में ये पूछ रहा है। अगर 2021 की बात करें तो देखिए 24.62% आपका टोटल फॉरेस्ट कवर है, ये हम सभी को पता है। तो 2019 में देखिए कोई मतलब नहीं है, अगर आपसे पूछेगा तो 2021 का आपसे पूछेगा कि 2019 के कंपैरिजन में 2021 में आपकी कितनी इसमें वृद्धि हुई है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो अगर बात करें, इसमें आपकी मिलेगी जो टोटल वन आवरण में आपकी वृद्धि हुई थी, वो हुई थी आपकी 1540 वर्ग किलोमीटर, और वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई थी 721 वर्ग किलोमीटर। जो टोटल आपकी वृद्धि थी वो थी 2261 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसकी बात करें 2019 की, तो इसका सही उत्तर होगा 5188, 65 में 2019 के हिसाब से। लेकिन आप 2021 का याद रखिए कि 2021 में 2019 के कंपैरिजन में कितना हुआ, 2261 वर्ग किलोमीटर। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा आपको सभी को पता है 10% का नियम, जो कि लिंडमान द्वारा दिया गया है। एक से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की मात्रा हमेशा घटेगी, दूसरे पोषी स्तर में पहले पोषी स्तर की केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। कौन से नियम से? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से। तो इसमें कौन सी होगी, हमेशा घटती है, ऑप्शन बी। 66वें का होगा ऑप्शन बी। 67वें की बात करें, किस पादप से मलेरिया नामक रोग का इलाज किया जा सकता है? तो कौन से वृक्ष से प्राप्त मेडिसिन से? तो सिंकोना वृक्ष से प्राप्त मेडिसिन से मलेरिया का इलाज आपका किया जा सकता है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण है? मैं आपको बता चुका हूं, 21.71% आपका फॉरेस्ट कवर है, और आपका 2.91 हमारा ये वृक्ष आवरण है। तो टोटल कितना है, 24.62%, ऑप्शन बी। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? ये मैंने आपको देखिए कल भी बताया था। कल हमने जो डिस्कस किया था वो था सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र। सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र आपके तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, लेकिन सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम सिटी फॉरेस्ट, ठीक है, इसको आप सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हो, ये हमारा जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिलता है। जैविक घटक को विभाजित किया जाता है किसमें? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो इसमें से कौन कौन से क्लासिफिकेशन आपके जैविक घटक के हैं या बायोटिक कंपोनेंट के हैं? तो सारे ही बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। 71वां, राष्ट्रीय कृषि आयोग 1975 ने सामाजिक वानिकी के लक्ष्य निर्धारित किए थे। कौन कौन से? ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों, कृषकों व निवासियों हेतु चारा, भूजल, फल, रेशे व जैविक उर्वरकों की पूर्ति, पर्यावरण संरक्षण हेतु जन चेतना को बढ़ावा, खाद्य संसाधनों की वृद्धि में सहायता प्रदान करना, भूमि संरक्षण व मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करना। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट आपके सही है? सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी।
वन निपटान किसके द्वारा किया जाता है? तो वन निपटान की अगर बात करें या सेटलमेंट जो किया जाएगा या कुछ भी अगर इश्यू होता है उसका निपटान जो किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए। द्वितीयक उत्पादक वर्ग फास्फोरस को किस रूप में प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त करते हैं? तो किस रूप में ये प्राप्त करते हैं? बेसिकली कार्बनिक फास्फोरस के रूप में। ठीक है, कार्बनिक फास्फोरस के रूप में। पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसके द्वारा किया गया है या इकोलॉजी का सबसे जो हम कह सकते हैं डिटेल्ड स्टडी किसके द्वारा की गई है? तो अर्नेस्ट हैकल द्वारा की गई है। ऑप्शन बी, जिन्हें आप इकोलॉजी का जनक भी मानते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2018 घोषित किया गया। तो ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो 2018 का अवार्ड है ये किसको दिया गया था? डोनाल्ड ट्रंप को, नरेंद्र मोदी जी को, व्लादिमीर पुतिन को या बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के मिनिस्टर हैं। तो किसको दिया गया था? ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। 76वां, सॉरी पहले 75वां देख लेते हैं। देखिए इससे करंट अफेयर्स में भी ये संबंधित है। 2022 का जो अवार्ड है चैंपियंस ऑफ द अर्थ ये यूएनईपी द्वारा दिया जाता है। तो 2022 का जो अवार्ड है ये पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन जी को ये दिया गया है, याद रखिएगा। और यूएनईपी द्वारा ये दिया जाता है। नरेंद्र मोदी जी को 2018 में मिला था। भारत में विश्व विरासत सूची में किस वर्ष स्थान मिला भारत को? तो 1977 में भारत को जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें भारत को स्थान मिला था। अन्नामलाई अभ्यारण्य की स्थापना आपकी कब की गई है? बहुत फेमस अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या में अधिक होते हैं। गलत। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, बिल्कुल ठीक। हरे पौधे अगर आप देखेंगे तो हर जगह फैले हुए हैं और वो हिरणों से ज्यादा ही आपको दिखेंगे जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है। तो सी इसमें बिल्कुल ठीक होगा। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है या बेसिकली बायोडिग्रेडेबल है? ठीक है, तो आपका रबड़ जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। ऑप्शन डी। मुख्यतः ब्रायोफाइटा समूह के पौधों की जीवन क्रियाएं निर्भर है। तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं इसकी जो जीवन क्रिया है वो जल पर निर्भर है। ऑप्शन बी। 82वां देखते हैं। अम्लीय वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने वाले भूगोलवेत्ता का नाम है। तो रॉबर्ट ए स्मिथ, बहुत फेमस ये नाम है। अम्ल वर्षा मैं आपको बता चुका हूँ, या एसिड रेन सॉक्स और नॉक्स के द्वारा होती है, यानी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के द्वारा ये होती है। नदी सुरक्षा के लिए किस प्राणी या जीव पौधों बायो मॉनिटरिंग पूल की संज्ञा दी जाती है? तो किसको बायो मॉनिटरिंग पूल की संज्ञा इसमें दी जाती है? तो डॉल्फिन को इसमें बायो मॉनिटरिंग टूल की संज्ञा या पूल की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन ए। किस वर्ग की मृदा समस्या रहित मृदा मानी जाती है? तो इसमें से कौन से ग्रुप की जो मिट्टी है उसको आप समस्या रहित मृदा मानेंगे? तो जो फर्स्ट वर्ग की मृदा होती है, प्रथम वर्ग की मृदा, उसको समस्या रहित मृदा माना जाता है। 85वां। एशिया में सर्वप्रथम जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार की जो शुरुआत भारत में की गई है वो आपके हरियाणा में की गई थी। मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था। 2001 में गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया गया था। ठीक है, VCBC, जिसको वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर आप बोलते हो, जो ये हरियाणा के पंचकुला में स्थित है। हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है, तो ये जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। सन 1950 से इसको लगातार मनाया जा रहा है। KM मुंशी जी ने इसको स्टार्ट किया था 1950 में। और अगर वन्य जीव दिवस की बात करें तो वो अक्टूबर में 2 से 8 अक्टूबर तक वो मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अपक्षय, प्रदूषण। तो इसमें सारे बिल्कुल ठीक है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण या हानिकारक किरणों के कारण हो सकता है। तो आपको इसमें किस चीज क्या परेशानी हो सकती है? तो आपको स्किन कैंसर, मैंने ऊपर बताया था, ये हो सकता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 की क्या थीम थी? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 की एक ही थीम थी, ओनली वन अर्थ। ऑप्शन सी। मानव को सर्वाधिक जल किससे प्राप्त होता है? तो अगर इसमें देखिए सोर्सेज देखें तो मानव को सर्वाधिक जल आपका ग्राउंड वाटर या भूमिगत जल से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए। 91वां देखते हैं। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना कैसी होती है? तो वहां पर ये एसिडिक होगी। ठीक है, एसिडिक यानी इसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो 6 से कम होगी, 7 से कम होगी, सॉरी 7 से कम होगी। तो अम्लीय। ऑप्शन सी। 92 की बात करें। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? MS स्वामीनाथन और ग्लोबल लेवल पर नॉर्मन बोरलो।
मृदा की लवणता मापी जाती है, तो मृदा की जो लवणता होती है या सैलिनिटी होती है उसको आप किससे नापेंगे? इसको नापने के लिए चालकता मापी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टिस को इकोलॉजिकल टेरर माना जाता है या पारिस्थितिकी आतंकवादी अब माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से मृदा की उर्वरता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है और जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसको भी ये नीचे गिरा देता है। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। प्राणियों में कवच, हड्डी व दांत बनने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो कवच, हड्डी व दांत बनने के लिए फास्फोरस की आपकी बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको पड़ेगी। फास्फोरस, ऑप्शन डी। लाइकेंस प्रदर्शित करते हैं, तो लाइकेंस बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन बताते हैं या सहजीविता। सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सहभोजिता, ऑप्शन सहोपकारिता, परजीविता, सहभोजिता या अमेंजलिज्म। तो इसमें जो सही उत्तर होगा आपका होगा सहपारकारिता आपका, यानी सिम्बायोटिज्म। 97, पर्यावरणीय अपकर्ष या अवनयन से क्या आपका अभिप्राय है? पर्यावरण के गुणों का ह्रास, निम्नीकरण, पर्यावरण के विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी असंतुलन। तो इसमें से क्या सही है? तीनों ही देखिए, ये आपके पर्यावरण या इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन की परिभाषाएं हैं। कामलांग बाग अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? तो कामलांग बाग अभ्यारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन बी। वह सर्वोत्तम ताप जिस पर एंजाइम क्रियाशील होते हैं, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है इनके लिए? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी। भारत का जल पुरुष किसको बोला जाता है? तो राजेंद्र सिंह जी को भारत का जल पुरुष बोला जाता है। तो यही देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट 6 था, हमने इसमें 100 प्रश्न डिस्कस किए। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और रेगुलर क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।